एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के बारे में भी आपने अपने डेली रूटीन में सुना होगा, पेट्रोलियम भी सुना होगा। पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल की याद आ रही होगी। ऑफकोर्स पेट्रोलियम से ही पेट्रोल मिलता है, बट नॉट एग्जैक्टली पेट्रोलियम है। हम बहुत सारे मटेरियल्स अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। कुछ हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं और कुछ मैन मेड का मतलब जिन्हें हम लैब और फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। अगर आप ध्यान से इन चारों को देखोगे तो क्या इनको हम लैब में बना सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। ऐसे रिसोर्सेज जो हम फैक्ट्रीज और लैब्स में बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपको साथ के साथ याद कराऊंगी। आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, आपको ईजिली चैप्टर समझ जाएगा। आप मुझे सिर्फ 15 मिनट्स दीजिएगा और ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ रहा है? नेचर। तो जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। और इनएग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म नहीं होते। तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो अनलिमिटेड क्वांटिटी नेचर में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन्स इसका कितना भी दोहन कर ले, इसका कितना भी यूज़ कर ले, कितना भी सालों तक हम इसको यूज़ कर ले, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट तो आएगी, एयर, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जॉस्टेबल का देखें तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल। कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज से ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या थे? ख़त्म नहीं होंगे, कितना भी यूज़ कर लो। और ये क्या है? ख़त्म हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंदर से हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? कोल्ड एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी है इसके अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और आपको और अच्छे से इसको याद करना है तो ये है कि एग्जॉस्टेबल के आगे क्या लगा हुआ है? इन। तो यहाँ पे क्या याद करोगे आप? एन। इनसे क्या हो जाएगा? एन। यानी कि जो इनएग्जॉस्टेबल है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और जो एग्जॉस्टेबल है वो क्या है? लिमिटेड है। होप सो आपको ये इससे इजीली याद हो जाएगा। अनलिमिटेड है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको बस ये इन और एन याद करना है, बाकी आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 5.2 देखेंगे। एक्चुअली ये एक्टिविटी नहीं है, एक तरह का गेम है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है? कुछ कप्स लेने हैं बड़े बड़े, एक के अंदर पॉपकॉर्न भरना है, पीनट्स भरना है, टॉफ़ीज़ भरनी है और रोस्टेड ग्राम भरने हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको 7-7 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 7 बच्चों को आपको पॉपकॉर्न देना है, 7 को पीनट्स देने हैं, 7 को टॉफ़ीज़ देनी है और 7 बच्चों को रोस्टेड ग्राम देने हैं। इनको फिर अपन को सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन में आएगा एक ही बच्चा, सेकंड जनरेशन में आएंगे 2 बच्चे, थर्ड जनरेशन में आएंगे 4 बच्चे। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनमें सारे सब ग्रुप बनाने हैं 1 to 4, 1 to 4 एंड 1 to 4। इसके अंदर क्या करना है? हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने फर्स्ट जनरेशन में एक ही बच्चा इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमारी पॉपुलेशन क्या थी? कम। जब सेकंड जनरेशन आई तो पॉपुलेशन क्या हुई? थोड़ी बढ़ गई। अब थर्ड जनरेशन में पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हमने जो थर्ड जनरेशन में इनमें बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो हम देखेंगे, सपोज़ करो मेरे पास पॉपकॉर्न 80 है। 80 पॉपकॉर्न में से फर्स्ट जनरेशन में यानी कि पहले बच्चे ने 10 खा लिए, फिर दूसरे बच्चे ने, सेकंड जनरेशन के 2 बच्चों ने 20 उठा लिए। यानी कि अब फोर्थ वालों के पास कितने बच्चे हैं?
80 में से 30 गए, कितने बचे 50, यानी कि फोर्थ जनरेशन के पास यहाँ पे कितने हैं 50 पॉपकॉर्न है, ये इजीली खा सकते हैं। बट अगर हम पीनट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ने अगर यहाँ पे 50 पीनट्स उठा लिए और सेकेंड जनरेशन ने यहाँ पे 20 उठा लिए, तो थर्ड जनरेशन के लिए यहाँ पे कितना बचेगा 10, 50, 70, 80, 30 और 80। अगर हम 7 स्टूडेंट्स में टॉफ़ीज़ की बात करें तो सपोज़ करो इन्होंने तो 3 ही उठाए, इन्होंने 2 उठाए, तो इनके पास बल्क में कितना बचेगा 75। अगर हम रोस्टेड ग्राम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ने क्या उठाया 50 उठा लिया, बाकी बचा हुआ 30 और फोर्थ जनरेशन के पास क्या बचा 0। तो ऐसे तो ये एग्जाम्पल आपको शो करते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी नेचर में ऐसे ही हैं कि अगर फर्स्ट जनरेशन इन्हें ज़्यादा यूज़ कर ले फिर सेकंड जनरेशन, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन ग्रीडी नहीं है, इसमें देखो अगर फर्स्ट जनरेशन हमारी ग्रीडी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा, बल्क में बचेगा। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मे बी कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, वाइल्ड लाइफ, हमें बहुत ही सोच समझ के उसे यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनका भी वो यूज़ कर सकें। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, जो एक बार ख़त्म हो गया। इसका एग्जांपल हमें अच्छे से पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब कोल कहाँ यूज़ में लेते हैं हम, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। पेट्रोलियम से पेट्रोल हम कहाँ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस हम हाउस होल्ड कुकिंग गैस और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ हीट होते हैं। और फॉसिल का मतलब क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको जो यहाँ वर्ड याद करना है वो क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 5.1 कोल। इसको हम सब किसके रूप में जानते हैं, कोयला। तो कोयला क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह ये क्या होता है, हार्ड। जितना पत्थर हार्ड होता है उतना ही ये कोयला भी क्या होता है, हार्ड। एक हाथ में आप पत्थर उठा के देखेंगे और एक में कोयला, तो दोनों आपको लगेगा कि दोनों हाथ में आपने क्या उठा रखे हैं, पत्थर। सेकेंड, ब्लैक इन कलर, जैसा हम जानते हैं कि कोल क्या होता है, ब्लैक इन कलर। यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, एज अ फ्यूल यूज़ होता है इन वेरियस इंडस्ट्री। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्यूल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ही बता दिया है फ्यूल क्या होता है। गदर मूवी देखी है आपने, सनी देओल लास्ट के सीन में कोयले उठा के ट्रेन के इंजन में डालता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है। हालांकि इंजन अब नहीं है, बट पहले क्या होता था, रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, कोयले डाले जाते थे, स्टीम जनरेट होती थी और वो स्टीम क्या है, इंजन को धक्का देने के लिए काम आती थी, तो उसमें भी हम कोयला यूज़ करते थे। थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम आज एक दिन भी नहीं रह सकते, तो कोयले किस में यूज़ हो रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी, कौन, कोयला। अब हम आते हैं स्टोरी ऑफ कोल पे। स्टोरी ऑफ कोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ऑफ कोल है तो उसको एज ए स्टोरी ही लेनी है, बहुत ही ईजी स्टोरी है। 300 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 300 मिलियन साल पहले, डेंस फॉरेस्ट इन लो लैंडिंग वेटलैंड्स एरिया अराउंड द सी। मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको बता देती हूँ, इजीली समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, वेटलैंड है, ठीक है। वेटलैंड क्या होते हैं, जो सी के पास का जो ना दलदली इलाका होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन में क्या, अपने डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, एक नेचुरल प्रोसेस हुई। नेचुरल प्रोसेस कौन सी, फ्लडिंग, बाढ़ आई। समुद्र का जो पानी था वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो पानी फ्लो होके कहाँ पे आ गया, वेटलैंड में आ गया। अब बाढ़ आई है तो पानी वापस भी कहाँ जाएगा, सी के अंदर जाएगा। लेकिन वापस जाते वक्त इसने क्या किया कि जितना भी हमारा डेंस फॉरेस्ट था सारा का सारा तबाह हो गया और ये अंडर द सॉयल बरी हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बरीड अंडर द
सॉइल। तो हुआ क्या, जैसे बाढ़ वापस गई तो जितना भी हमारा फॉरेस्ट रिजर्व था वो सारा का सारा क्या सॉइल के अंदर बरीड हो गया और कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड मतलब सारा का सारा दब गया और सॉइल की बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर आ गई। अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, फिर क्या हुआ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद डेड प्लांट्स किस में चेंज हो गए, हमारे कोल में। बहुत ही ये तो ईजी स्टोरी है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 300 मिलियंस एगो एक वेटलैंड्स में जो सी के पास था बाढ़ आई और वापस जाते समय जितना भी हमारा फॉरेस्ट रिजर्व था वो सारा का सारा क्या है सॉइल के अंदर बरी हो गया। सॉइल के अंदर बरी होने के बाद कंप्रेस्ड हुआ, टाइम के साथ साथ वो क्या हुआ कंप्रेस्ड हुआ, और कंप्रेस्ड होने के साथ साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जितना भी हमारे प्लांट्स थे वो किस में चेंज हो गए, सारे के सारे किस में चेंज हो गए, कोल में। तो बहुत ही ईजी स्टोरी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनाइजेशन। जैसे हमने स्टोरी ऑफ कोल में हमें लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो हमारे डेड प्लांट्स हैं वो किस में चेंज हो गए, लास्ट में कोल में चेंज हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ, ये एक स्लो प्रोसेस है, कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, प्लांट, वेजिटेशन मतलब क्या होता है प्लांट, इनटू कोल। यानी कि एक स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ये 1 मार्क्स में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि कोल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमें जलाना है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, कोल किसका प्रोडक्ट है, कार्बन। कोल के अंदर हमें क्या मिलता है, कार्बन, और एयर में, और ए यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन। C+O2 गिव्स CO2, तो ये तो हमें पता ही है। अब कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक, अब आप पूछोगे कि मैम कोक और कोल में क्या डिफरेंस है। कोल क्या है, एलिमेंट है, उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है, बट जो कोक है वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अगर हम कोल को जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, कोल को हम जलाते हैं, जो जलने के बाद जो हमें रेजिड्यू मिलता है वो क्या होता है, कोक। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्या होता है, इतना टफ होता है, एस्टोन पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, एंड ब्लैक इन कलर। तो कोल भी ये सब होता है, लेकिन कोल में क्या है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है, और कोक क्या है, वो इम्प्योरिटीज़ लेस है। हमने कोयले को जलाया और जलने के बाद जो हमें शुद्ध कोयला मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोक। तो अब आपको समझ में आया, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। सेकंड, ये रेजिड्यू है, कोल को जलाने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है प्योर फॉर्म में, कोक वो चीज़ है। और ये सेकेंडरी फ्यूल है, कोल हमारा क्या है, प्राइमरी फ्यूल है, और कोक हमारा क्या है, सेकेंडरी फ्यूल है। किस में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इंडस्ट्री। स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोक यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये बहुत सारे मेटल्स को निकालने के काम आता है। एक्सट्रैक्शन मतलब उनको बहुत सारे मेटल्स को निकालने के काम आता है उनके प्योर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये समझ में आया कि कोल को हमने जब जलाया तो जो हमें रेजिड्यू मिला वो तो हमारा क्या हो गया, कोक। इतना समझ में आया। और कोल को जो जलाते समय जो चीज़ निकलेगी वो हमारा क्या होगा, कोल गैस। किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसकी जो गैस निकलेगी वो क्या होगा, हमारा कोल गैस। लेकिन अगर इस कोल गैस के अंदर हम पानी मिला दें, वाटर मिक्स कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोल टार। ठीक है, अब हम कोल टार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब ब्लैक है तो ये भी क्या होगा, ब्लैक थिक लिक्विड। अब ये कोक तो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेज में है, कोल टार हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट का है। ठीक है, और कोल गैस हमारा क्या है, गैस स्टेट की है। तो ये कोयला ही है, कोल ही है पूरा, लेकिन सॉलिड स्टेट में कोल को हम क्या बोलते हैं, कोक। उसी कोल को हम लिक्विड स्टेट में क्या बोलते हैं, कोल तार, जब हम उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। और कोल को हम गैसियस स्टेट में क्या बोलते हैं, कोल गैस। ठीक है, 3 मैंने साइड में इसलिए लिखे हैं ताकि तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ब्लैक है, थिक लिक्विड है, और अनप्लीजेंट साउंड, इसकी जो स्मेल है बहुत ही गंदी है। आपने देखा होगा जो हमारे डामर के जो रोड डलते हैं तो बड़े बड़े डिब्बों में वो थिक लिक्विड रखा होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर जो नया रोड
बनता है उसके अंदर गंदी सी स्मेल आती है। पहले हम क्या यूज़ करते थे, कोल टार यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन, अब हम इसको फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। ये मिक्सचर है 200 सब्सटेंसेस का। ये जो कोल टार है इसके अंदर अप्रॉक्स 200 सब्सटेंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैनी सब्सटेंस में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। किसके एग्जाम्पल है, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव, इन सब के मैन्युफैक्चर के काम आता है क्या, कोल टार। आपने अपने घरों में नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगी, वाइट कलर की गोल गोल, जो कपड़ों में मम्मी रखती है, जो कपड़े काफ़ी दिनों के लिए स्टोर किए जाते हैं उनके अंदर हम रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, ये भी किसका प्रोडक्ट है, वो भी क्या है, कोल टार का ही प्रोडक्ट है। अब आप सोचोगे कोल टार तो ब्लैक इन कलर होता है और नैप्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस के गुजरने के बाद नैप्थलीन क्या है, कोल टार से ही बनती है और ये रिपेल करते हैं मॉथ्स को और इंसेक्ट्स को। तो छोटे छोटे जो हमारे घर में इंसेक्ट्स हैं वो कपड़ों में नहीं आ पाते, किसकी वजह से, नैप्थलीन बॉल। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स को हम इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते कोल टार से। तो हमें याद रखना है कि नैप्थलीन बॉल किसका प्रोडक्ट है, अपना कोल टार का। अब हम पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी चैप्टर ईजिली समझ में आ जाए। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है। एक बार इस पूरी वीडियो को थ्रू आउट देखिए एंड सेकंड टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे और टॉपिक वाइज में जैसे मैं आपको समझाती हूँ तो टॉपिक वाइज आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ इसे रेफर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैस। कैसे कोल गैस मिलता है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो उस दौरान हमें क्या मिलता है, कोल गैस। डायग्राम मैंने आपको बताया था, जब कोल को हम जला रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, कोक। जो रेजिड्यू होता है नीचे हमने क्या रखा हुआ है, बर्नर। जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं उस दौरान जो गैस रिलीज होती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस। इजी समझ में आया। यूज एज अ फ्यूल, हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कहाँ पे, किस जगह हम यूज़ करते हैं, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके आसपास जो है उन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कोल गैस को। क्यों, सपोज करो ये हमारा क्या है, पूरा कोल प्रोसेसिंग प्लांट है और इसके आसपास जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होगा कौन, कोल गैस। क्यों, दूर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्लांट है, फ्यूल। अब ये जो गैस रिलीज़ हो रही है इसको हम वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो उसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेती हैं। पहले क्या है, हम कोल गैस को स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ करते थे। लंदन में, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम हमने कोल गैस को एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग यूज़ किया था कि स्ट्रीट की लाइट्स को जलाने के लिए हमने कोल गैस यूज़ किया था। बट हमने देखा कि कोल गैस उससे हमें हीट भी मिल सकता है, क्यों ना तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाए। तो फिर बाद में फर्स्ट हमने इसको एज अ स्ट्रीट की लाइट्स को जलाने के लिए यूज़ में लिया था और फिर लेकिन फ़िलहाल हम इसको एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप्स आपको चैप्टर समझ में आएंगे। इसके जो फर्दर के टॉपिक्स हम इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आएंगे। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।